Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform, class 10th. Today I'm going to start chapter number 2. The title of the chapter number 2 is Homeostasis. What is homeostasis? In this chapter, you will learn about the homeostasis, the components homeostasis, and the different mechanisms involved in the process of homeostasis in different organisms, plants and animals, especially the human beings. Right? In today's lecture, you are going to learn about the homeostasis and the importance of homeostasis and the different kinds of components homeostasis. इस वीडियो लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि होम्योस्टेसिस क्या है, बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस किस तरीके से होता है और होम्योस्टेसिस का हमें फ़ायदा क्या है। ठीक है जी, तो आइए सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं टर्म होम्योस्टेसिस को। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस को हम डिफ़ाइन करते हैं द एबिलिटी of an organism to maintain its internal environment. The ability of an organism to maintain its internal environment, maintain its internal environment or nearly maintain its internal environment. ठीक है जी, डेफिनेशन का मैं मतलब समझा देता हूँ। होम्योस्टेसिस उस प्रोसेस का नाम है कि जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखता है। ठीक है जी, अब इंटरनल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, याद रख लें, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रह रहा है उसके साथ दो एनवायरनमेंट अटैच होते हैं। एक उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है और दूसरा उसका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम अपने आप को देख लेते हैं, हमारे पास दो एनवायरनमेंट होते हैं। एक जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल मैं इस रूम के अंदर खड़ा हूँ तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। मेरे इर्द गिर्द टेम्परेचर मौजूद हैं, एयर मौजूद हैं, बहुत सारे सॉल्यूट्स मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस तरह से मेरे बॉडी के अंदर भी एक एनवायरनमेंट मौजूद है। तो बॉडी के अंदर मौजूद एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट कहा जाता है। बॉडी के एनवायरनमेंट में क्या होता है, देखिए हम ब्लड को ले लेते हैं, ब्लड के अंदर सॉल्वेंट मौजूद होता है, ब्लड के अंदर सॉल्यूट्स मौजूद होते हैं, उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उसका एक स्पेसिफिक pH होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वहाँ पे होगा और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स वहाँ पे होंगी। राइट, तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं और दोनों एनवायरनमेंट हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं। याद रख लें, जब भी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी फ़र्क आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस रूम में मैं खड़ा हूँ और सडनली मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ और इस रूम में गर्मी शुरू हो जाती है, तो जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा ये मेरे इंटरनल एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करेगा। जब एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट इस तरह इफ़ेक्ट होगा कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बाहर का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर फ्लो करता है, ये बाहर के एनवायरनमेंट से मेरे बॉडी के अंदर आएगा। अब मेरी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, अंदर भी टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है और बाहर से भी आ रहा है, तो इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से रेज़ हो सकता है, ऊपर जा सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, गर्मियों में भी, सर्दियों में भी, नाइट में भी और डे में भी। 24 आवर्स ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब इसको मेंटेन रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा भी हो, गर्म हो या ठंडा हो, लेकिन आपके बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट इसका टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो बॉडी जब ये प्रोसेस करती है इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है जी, इसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। नेक्स्ट हम
इसके साथ है कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, मतलब बॉडी जब इंटरनल एनवायरनमेंट्स को मेंटेन करती है तो कौन कौन सी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, मतलब बॉडी जब होम्योस्टेसिस करती है तो बॉडी के अंदर चंद चीज़ों को मेंटेन रखना है जो इंटरनल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है अगर उसके अंदर कोई वेरिएशंस आती है। पहली चीज़ है वाटर, दूसरी चीज़ है टेम्परेचर, और तीसरा चीज़ है सॉल्यूट्स। तीसरा चीज़ सॉल्यूट्स हैं। ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर मेंटेन रखनी है, राइट। अब इसका एग्जांपल हम अपनी बॉडी से पढ़ लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर इन तीनों चीज़ों को बैलेंस के साथ रखना होता है। फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर एक ख़ास अमाउंट ऑफ वाटर को रखा जाता है, ना कम ना ज़्यादा। बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसको हम कहते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये गर्मी में, सर्दी में, हर मौसम में बॉडी ने इसी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। इसकी वजह क्या है ये भी मैं बता रहा हूँ। और सॉल्यूट मींस मिनरल्स और साल्ट्स वगैरह, ये भी आते हैं फूड पार्टिकल्स, जितने भी जो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल चीज़ होती है उसको सॉल्यूट कहा जाता है। तो ब्लड के अंदर सॉल्यूट भी एक ख़ास मिकदार में होने चाहिए। अब इसकी एग्जांपल आप पढ़ लें। फॉर एग्जांपल बॉडी इन चीज़ों को कैसे मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार पूरी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इस वक्त मैं 5 गिलास पानी पी लूँ, 5 गिलास पानी पी लूँ, या से 3 गिलास पानी पी लूँ, या 1 गिलास पानी पी लूँ, मुझे ब्लड में पानी की मिकदार पूरी है, ज़रूरत नहीं है। मैं अगर 1 गिलास पानी पीऊँगा तो ब्लड के अंदर पानी की मिकदार बढ़ेगी। ब्लड के अंदर पानी की मिकदार कितनी बढ़ेगी? 1 गिलास। 1 गिलास पानी ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया है। अब ब्लड एक्स्ट्रा वाटर अगर ब्लड के अंदर जाएगा तो क्या होगा? ये ऑस्मोटिक प्रेशर को भी कम करता है, यानी ब्लड आपका पतला हो जाता है। ब्लड का वॉल्यूम भी ज़्यादा हो सकता है। ये एंजाइम्स के काम करने की सलाहियत को भी मुतासिर करता है। बहुत सारे इफ़ेक्ट जो है वो लाता है। अब बॉडी एक्स्ट्रा वाटर को ब्लड में रहने नहीं देगी, इस एक्स्ट्रा वाटर को निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाता है? ये ऑर्डर दिया जाता है किडनी को, और किडनी एक्स्ट्रा वाटर को यूरिन में भेज देती है। तो आपने 1 गिलास एक्स्ट्रा लिया हुआ है, जितना भी एक्स्ट्रा है वो सारा यूरिन में जाएगा। ठीक है जी। अब अगर आपके पास पानी की कमी है, पानी की रमज़ान में अक्सर इस तरह होता है कि हम पानी नहीं पीते तो बॉडी के अंदर पानी की कमी आ जाती है। अब पानी की कमी होगी तो फिर बॉडी के अंदर यूरिन कम पैदा होगा, क्योंकि किडनीज क्या करती है, यूरिन से पानी रीअब्जॉर्ब करवाती है और ब्लड में शामिल करवाती है, राइट। तो इस तरह बॉडी के अंदर वाटर की मिकदार को मेंटेन रखा जाता है। आप अगर एक्स्ट्रा वाटर यूज़ करते हैं, ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा वाटर ब्लड में रहेगा नहीं, वो वाटर निकलेगा। किस फॉर्म में? यूरिन की शक्ल में या स्वेट की शक्ल में, पसीने की शक्ल में। इन दोनों शक्ल में बॉडी से निकल जाता है। टेम्परेचर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया है। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 से ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जाना शुरू करता है तो उस केस में क्या किया जाता है, बॉडी के ऊपर स्वेट आता है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और पसीने की मदद से एक्स्ट्रा हीट एवापोरेट हो जाता है। पानी एवापोरेशन के थ्रू अपने साथ लेकर चली जाती है और बॉडी का टेम्परेचर वापस 37 पे आ जाता है। ठीक है। दूसरे केस में अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 से कम होता है, जिस तरह सर्दियों में होता है कि सर्दियों में जब हमें सर्दी लग जाती है तो उस दौरान बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू होता है, तो उसके लिए भी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मैकेनिज़्म है, वो इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक आसान सा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। हमारे ऊपर कपकपी तारी होती है, कपकपी तारी होती है, शेकिंग जो है वो बॉडी की शुरू हो जाती है, मस्कुलर मूवमेंट शुरू हो जाती है। उस मस्कुलर मूवमेंट से एटीपीज़ की ब्रेकडाउन होती है और ये एटीपीज़ हीट पैदा करता है, और इसी हीट से
बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रखा जाता है। ठीक है जी। अब अगर सर्दी भी होगी या गर्मी भी होगी तो बॉडी के अंदर मैकेनिज़्म मौजूद है जिससे बॉडी टेम्परेचर को 37 पे रखा जाता है। अब सल्यूट लेवल को हम ले लेते हैं तो सल्यूट लेवल को भी मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड के अंदर एक ख़ास अमाउंट ऑफ साल्ट मौजूद है। आप अगर साल्ट ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा साल्ट आप खा लेते हैं तो ये साल्ट किस चीज़ में, यूरिन के थ्रू निकलेगा, यूरिन में या स्वेट के थ्रू निकल जाता है और इस तरह आपका अमाउंट जो नॉर्मल साल्ट का है ब्लड के अंदर वो मेंटेन हो जाता है। समझ रहे ना। साल्ट में आप कोई भी साल्ट, सोडियम ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, पोटाशियम है, बहुत सारे साल्ट, वो अगर आपके ब्लड में पूरे हैं और आप एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो एक्स्ट्रा यूरिन भी रिमूव करती है, किडनी रिमूव करती है यूरिन के साथ, और साथ साथ में स्वेटिंग के थ्रू स्किन से भी रिलीज़ होते हैं। इसी तरह सल्यूट लेवल, फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाना खा लेते हैं, आपके ब्लड के अंदर ऑलरेडी शुगर सैचुरेटेड है, ग्लूकोज आपके ब्लड में पूरा है, पहले से आपके स्टोमक के अंदर खाना मौजूद है, और आप मीठी शरबत पी लेते हैं या कोई दूसरा खाना खा लेते हैं जिसके अंदर शुगर ज़्यादा होता है तो आपका ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। क्या हाई होगा, ग्लूकोज लेवल ब्लड में हाई हो जाता है। अब ये ग्लूकोज लेवल ब्लड में हाई अगर होगा तो ये एंजाइम्स के फंक्शंस को इफ़ेक्ट करता है। इसी तरह से अगर दूसरा मिनरल हाई होगा तो वो पीएच को चेंज करवा सकता है जिससे एंजाइमेटिक एक्शन मुतासिर हो सकता है। अब बॉडी होम्योस्टेसिस करेगी तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ साल्ट को तो वो यूरिन से हटा देती है, लेकिन अगर ग्लूकोज एक्स्ट्रा है या दूसरा कोई फूड पार्टिकल एक्स्ट्रा है तो फिर उसकी मेटाबॉलिज्म होती है लीवर के थ्रू। लीवर इसी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाएगा और इस ग्लाइकोजन को लीवर अपने पास स्टोर करेगा या मसल में स्टोर करेगा और इस तरह आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार भी पूरी हो जाती है। अब इन एग्ज़ाम्पल से आपने ये सीखा कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट हमेशा एक कांस्टेंट लेवल पर रखा जाता है। ब्लड में न पानी ज़्यादा हो सकता है, न साल्ट ज़्यादा हो सकते हैं, ना बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है, ना दूसरा सल्यूट उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर कम या ज़्यादा होगा तो ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को इंश्योर करने के लिए बॉडी लाजमी होम्योस्टेसिस करेगी, क्योंकि अगर होम्योस्टेसिस नहीं होगा तो याद रख लें बॉडी के अंदर एंजाइम्स जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कर रहे हैं वो एंजाइम काम करना छोड़ देंगे, और जब एंजाइम काम करना छोड़ देंगे तो मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, और बॉडी के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म रुकेगा तो इसी प्रोसेस को डेथ कहा जाता है, तो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो सकती है। राइट। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। मैं फिर से समराइज़ कर लेता हूँ। होम्योस्टेसिस का मतलब है जब बॉडी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखती है, इसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है। इसके कंपोनेंट्स यानी जिन चीज़ों को कांस्टेंट लेवल पे रखना होता है वो पानी की मिकदार है, टेम्परेचर लेवल है और सल्यूट लेवल है। ठीक है जी। साथ में पीएच भी हम लेते हैं, पीएच को भी मेंटेन रखना होता है। तो जब ये चीज़ें हटेंगी तो पीएच खुद ब खुद मेंटेन होगा। राइट। इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि ये ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं होमवर्क दे देता हूँ, आपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। डिफाइन होम्योस्टेसिस, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। डिफाइन होम्योस्टेसिस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। इस क्वेश्चन का आपने आंसर लिखना है, ये आपका होमवर्क हो जाता है, और इसी क्वेश्चन के आंसर को मैंने इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। राइट। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।